नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में राजनीति दलों के और गठबंधनों के लिए तो हो ही रही है। दल के भीतर जो दलदल है, वो दलदल जिसकी जिसका खुलासा हम लोगों ने सबसे पहले किया था, और कुछ लोगों को, जिसमें पत्रकार मंडली के भी लोग थे, उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी थी। और जो सबसे पहले हम लोगों ने खुलासा किया था, वो अब करीब करीब मुहर लगने के करीब पहुंच चुका है, और अब उसकी चर्चा सभी कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि न्यूज लॉन्चर पर या अभिषेक कुमार चैनल पर, जिस चैनल पर हम लोग जो बातें कहते हैं, सबसे पहले जो जानकारी मिलती है बताते हैं, तो शुरू में लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है और बाद में उस खबर पर मुहर लगती है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री पद संभालने के ऑफर की चर्चा सबसे पहले मैंने की थी। उस वक्त भी लोगों ने इसे हंसी में उड़ाया था। 20 दिन बाद वही चर्चा लोगों ने शुरू की। ठीक इसी तरह संजय झा की मुअत्तली को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्ति को लेकर सबसे पहली खबर हम लोगों ने दी थी, जेडीयू के इंटरनल सोर्सेज के हवाले से। और अब सब लोग उस खबर पर आ गए। जब से ये खबर सबने चलानी शुरू कर दी, उसके बाद नीतीश कुमार संजय झा को लेकर नालंदा भी गए। और नीतीश कुमार जब संजय झा को लेकर नालंदा गए हैं, तो स्वाभाविक है कि कयासबाजियों का दौर जो चल रहा था, अब वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा, इसकी गुंजाइश बढ़ गई है। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार संजय झा को यह सलाह दे सकते हैं या दे रहे हैं कि बिहार में चुनाव को देखते हुए पिछड़ा वर्ग की गोलबंदी के लिए और बाकी मामलों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष पद से मुक्त होने की इच्छा सार्वजनिक तौर पर ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर खुद ही जता दीजिए। और आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के पहले अध्यक्ष पद छोड़ने के एक दिन पहले तक ललन सिंह पत्रकारों पर झल्ला भी रहे थे। सुशील मोदी पर भी झल्ला गए थे, जो कह रहे थे कि ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया जा रहा है, और एक दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन वो तो सिलेक्टेड थे, यहां तो नॉमिनेटेड है, यहां नामांकित है, कार्यकारी अध्यक्ष है। तो नामांकित को तो कभी भी हटाया जा सकता है। तो अब ये बात करीब करीब तय जान पड़ती है कि संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या दिल्ली से अहमदाबाद गांधीनगर का उनका दौरा और गांधीनगर के सांसद से ज्यादा नजदीकी उन पर भारी पड़ने वाली है? बहुत सारी बातें एक साथ है। गांधीनगर के सांसद हमारे गृह मंत्री अमित शाह है। बड़ा अच्छा नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, सबको अच्छा लगता है। लेकिन उसी तरह से नीतीश कुमार की जय, यानी नीतीश कुमार ही 5 साल मुख्यमंत्री होंगे, ये नारा वो लगा नहीं पाते। और उनकी मेजबानी में और उनके इलाके में सार्वजनिक प्रदर्शनों में संजय झा जब दिखाई देने लगते हैं, तो नीतीश कुमार दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली स्थिति में खुद को पाते हैं। चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, कई लोगों को उन्होंने देखा जिन्हें आगे बढ़ाया। जीतन राम मांझी, उनका बनाया हुआ मुख्यमंत्री ही एनडीए की भाषा बोलने लगे थे। तो अब क्या होगा जनता दल यूनाइटेड में, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी क्या चल रहा है, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, सबकी चर्चा हम करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो बड़ी खबर है, जिसका खुलासा सबसे पहले हम लोगों ने ही किया था, अब संजय झा को लेकर ये बात जेडीयू के लोग भी मान रहे हैं कि वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं रहेगी उनके पास, और दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष का पद ही खत्म कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार खुद उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी को पूरे अधिकार के साथ संभालेंगे। क्या लगता है? देखिए, चर्चा आम है और चर्चा हम्म, पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो गई है। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये खबर सबसे पहले न्यूज लॉन्चर पे हम लोगों ने ब्रेक किया था कि संजय झा का नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे इंटरव्यू एक तरह से बैन है। उसके बाद आपने देखा कि कई पत्रकारों ने इस खबर को डाइल्यूट करने के लिए, किसके इशारे पे एक कहने की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट करने का प्रयास किया। लेकिन दो दो तीन दिनों से एक चर्चा आम हो गई है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी वक्त
संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पद से पदमुक्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि संजय झा जेडीयू और बीजेपी के बीच में सेतु का काम कर रहे थे, और संजय झा को जो जिम्मेवारी दिया गया था कि आप कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के लिए अधिक से अधिक पोजीशनिंग बीजेपी के सामने में कर सकें, पार्टी को अधिक से अधिक सीटें दिला पाए। नीतीश कुमार जो डायरेक्ट अपने मुख से कोई बात नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के समकक्ष या तो प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा बहुत अमित शाह हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नीतीश कुमार किन से बात करेंगे। तो कार्यकारी अध्यक्ष की ये जिम्मेवारी होती है कि पार्टी की तरफ से जो पार्टी का जो एक रणनीति है उसको दूसरे जो अलायंस पार्टनर है उसको समझा पाए। और संजय झा को जो जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दी थी उस पे वो स्टैंड करते हुए नहीं दिखे। तो आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार गठबंधन के नेता हों, नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, और चुनाव लड़ने के बाद यदि गठबंधन चुनाव जीत के आती है तो नीतीश कुमार अगले 5 साल तक के मुख्यमंत्री हों। इन बातों को मनवाने की जिम्मेवारी किनकी थी? संजय झा की थी। संजय झा ही बीजेपी के टॉप लीडरशिप से बातचीत कर रहे थे। क्या अभी तक ये क्लियर हो पाया है कि नीतीश कुमार ही पार्टी और गठबंधन के चेहरा होंगे, और तो अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे? क्यों मजबूरन निशांत को बयान देना पड़ा? क्यों मजबूरन जेडीयू के कोटे से आने वाले मंत्री महसा हजारी को देना पड़ा? तब जब ये जिम्मेवारी संजय झा की थी। और आपने भी देखा होगा, तमाम दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी संजय झा से पत्रकारों ने सवाल किया, खासकर नीतीश कुमार क्या अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे यदि विधानसभा में एनडीए चुनाव जीतती है, तो उस पे वो टाल मटोल करते हुए नजर आए। यह जरूर कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगा। भाई नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होगा ये तो भाजपा भी चाहती है। भाजपा भी ये चाहती है कि जो कुर्मी कुशवाहा का जो वोट है, पिछड़ा का वोट है, वो हमें मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वोट तो आप ले लेंगे, नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद देने की बात होगी तो उस पे तो आप टाल मटोल कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो भाजपा का लाइन है वही संजय झा का लाइन है। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो तो स्पष्ट कहते कि गठबंधन के चेहरा नीतीश कुमार हैं, इन्हीं के लीडरशिप पे चुनाव होगा, और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और अभिषेक जी यदि मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए, संजय झा ने स्पष्ट रूप से ऐसा कोई बातें कही हो या डिमांड किया हो बीजेपी से, या तमाम एनडीए के जो घटक हैं बीजेपी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी से उन्होंने इस प्रकार की मांग की हो जैसा महसा हजारी ने कुछ दिनों पहले किया था, या निशांत कुमार ने डिमांड की थी भाजपा से कि नीतीश कुमार को मतलब गठबंधन के अन्य घटक को नीतीश कुमार को मतलब एनडीए का चेहरा मान लेना चाहिए। निशांत कुमार को करना पड़ा, जो ऑफिशियली नीतीश कुमार ना जेडीयू के मेंबर हैं, ना वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। हाँ, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। अब मुख्यमंत्री के पुत्र को इस प्रकार रिस्पॉन्ड करना पड़े, तब जब संजय झा जैसे तेज तरार कार्यकारी व्यक्ति पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हो, और जिनका बीजेपी से मधुर संबंध रहा है अरुण जेटली के समय से, और अभी भी इन दिनों आपने देखा होगा कि अमित शाह से उनकी कैसी दोस्ती है। तो क्या अपने नेता नीतीश कुमार के लिए वो अमित शाह को समझाने में असफल रहे? और किसी भी व्यक्ति को जो जिम्मेवारी दी जाती है यदि वो उस पे काम नहीं कर पाते हैं, तो उस पार्टी के नेता की जिम्मेवारी है कि उनको पद मुक्त करके दूसरे ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो उनकी बातें और उनकी जो मांगे हैं वो बीजेपी के सामने रख सके। और चर्चा ये भी है कि संजय झा देखिए, 1-2 बात करके मैं खत्म करूंगा, आप अगला सवाल लीजिएगा। संजय झा
को जनरली ये देखा गया है, दो ऐसे विषय हैं जिसपे वो चुप्पी साध देते हैं। एक तो निशांत की लॉन्चिंग को लेकर, दूसरा नीतीश कुमार के अगले कार्यकाल को लेकर। तो इस पे संजय झा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था कि निशांत यदि राजनीति में आते हैं तो उनका वेलकम है, और निशांत को राजनीति में आना ही चाहिए। जी। दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार को लेकर जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि नीतीश कुमार क्या अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उस पर भी आपका स्टैंड एक तरह से क्लियर नहीं है। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं, उससे मुझे लगता है कि संजय झा को जल्दी ही पदमुक्त किया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जा सकती है। जी जी ऋषि जी, सवाल यह है, एक चर्चा यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पद की जेडीयू के लोगों को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ नीतीश कुमार खुद देख रहे हैं। सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, बिहार का चुनाव है तो बिहार की कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी का संसदीय बोर्ड है, तमाम चीजें हैं। और जेडीयू को हिस्से में आएंगी बहुत से बहुत तो 115 से 122 के बीच में सीटें आएंगी। तो 115 से 122 कैंडिडेट जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का डेटा उनके पास कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह सेव है कि कहां कैसे किसको चुनाव लड़ाना है, और कहां कौन सा उनके पास 4-5 उम्मीदवार है जिनमें से किसी एक को उठा करके मौजूदा परिस्थितियों के तहत टिकट दे देना है। तो कहने का मतलब कि इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और जेडीयू के संगठन को न तो अब नीतीश कुमार में सामर्थ्य बचा है कि खड़ा कर ले, न ही संजय झा में संगठन को खड़ा करने की क्षमता है। संगठन को जेडीयू के खड़ा करने का काम कभी विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार नहीं किया था, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया, सबने अपना योगदान दिया था। अब जेडीयू संगठन के बूते चलती नहीं है, अब जेडीयू सत्ता के चुंबक के बूते चलती है। अब आप ही बताइए, जेडीयू के जिला अध्यक्ष को कोई डीएम या एसपी नोटिस लेता है क्या? इसके पहले की बिल्कुल सरकारों नहीं। को देखिए, नीतीश कुमार के पहले जिला अध्यक्ष की, सत्ताधारी पार्टी का जिला अध्यक्ष है तो अधिकारियों के पसीने छूटते थे। ये सीधे लाइव वायर है मुख्यमंत्री का, पूरे जिले की एक एक सूचना पहुंचाता है पटना में बॉस को। आज कौन नोटिस लेता है जिला अध्यक्ष का? तो कहने का मतलब यह है कि जेडीयू ने तो 2005-6 में ही अपने जिला अध्यक्षों को और संगठन को डाउनग्रेड कर दिया था। उस समय सत्ता में, उस समय चूंकि बिहार जीरो से शुरू कर रहा था, तथाकथित जंगल राज के खात्मे की बात थी, तो लोगों को लगा कि आम जनता को ही लग रहा था कि नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। अब हालात बदल गए, अब पार्टी में नीतीश कुमार का चेहरा एक मजबूरी का चेहरा बना हुआ है पूरे बिहार के बीच में। तो मजबूरी के चेहरे के लिए तो वोटर को घर में से खींच के लाना पड़ता है, निकाल के लाना पड़ता है, आरजू मिन्नत करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए चाहिए संगठन। संजय झा रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली में नहीं रहते हैं तो गांव में आके सब्जी तोड़ते हैं, मछली का जो है जाल लगा करके, जाल लगवा के मछली सामने ताजा सोशल मीडिया में डालते हैं कि देखिए अपने तालाब की मछली है। तो उनका यही काम है। सवाल ये है कि संजय झा की मुक्ति के बाद, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद, कार्यकारी कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद, जनता दल यूनाइटेड क्या ये मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि ये पार्टी पिछड़ों की है, चुनाव के मौके पे अति पिछड़ों की है, पिछड़ों की है, महादलितों की है, लौकुश की है? क्या है इसके पीछे की स्ट्रेटेजी? देखिए, इसके पीछे का देखिए वो एंगल भी हो सकता है, लेकिन मेन मेन जो एंगल है कि जो जिम्मेवारी संजय झा को दिया गया था बीजेपी से बातचीत करने का, बीजेपी से मतलब संवाद कायम होना चाहिए। देखिए गठबंधन में क्या होता है, एलायंस पार्टनर के बीच में संवाद होना चाहिए। लेकिन ऐसा चर्चा है, देखिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन चर्चा है कि संजय झा ना निशांत को राजनीति में जिस प्रकार से चर्चा है कि निशांत राजनीति में आएंगे, उससे भी संजय झा खुश नहीं है। संजय झा के बारे में ये भी चर्चा है कि यदि ऐसी स्थिति हो तो कुछ लोगों के साथ मतलब वो बीजेपी में चले जाए, बीजेपी में महत्वपूर्ण पद उनको दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। क्योंकि संजय झा भी अति महत्वाकांक्षी नेता है, अब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन संजय झा पब्लिक डोमेन वाले नेता नहीं है, नहीं मतलब एक मतलब जनबल वाले नेता नहीं है। वो अमर सिंह टाइप के नेता है। पीआर आपका कर सकते हैं, एक मतलब संवाद कायम कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू
में यदि कोई वोट दिला सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है, और आफ्टर नीतीश कुमार कौन? तो इस बात की चर्चा जरूर है। दूसरी बात, नीतीश कुमार खुद अपने आप में बहुत बड़े पिछड़ा के चेहरा है। आज बीजेपी तमाम अपने गोल्डन एरा में अपने तमाम हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में अपने बलबूते स्टैंड किया है, लेकिन बिहार, खासकर बिहार एक ऐसी राज्य है जहां आज भी नीतीश कुमार जैसे अति पिछड़ा पिछड़ा जो चेहरा है उसकी दरकार है बीजेपी को। तो बिना नीतीश कुमार के सारे नैया पार बीजेपी का नहीं होने वाला है। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल भी किया जाए, नीतीश कुमार के चेहरे को डायल्यूट भी किया जाए, यह भी एक नैरेटिव बनाया जाए कि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो मुख्यमंत्री पद को हैंडल नहीं कर सकते हैं। कई प्रकार के नैरेटिव चलाए जाते हैं, कहने की नहीं जरूरत नहीं है। और चुनाव के बाद ऐसी स्थिति हो 117 120 के आसपास बीजेपी और अलायंस पार्टनर का हो, कुछ कांग्रेस और कुछ निर्दलियों को मिला के सरकार बना ले, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने शिंदे को आउट कर दिया। तो ये बात नीतीश कुमार भी समझते हैं। अब मैं बार बार कहता हूं अभिषेक जी, एक डेडलाइन नीतीश कुमार ने तय कर रखा है। उस डेडलाइन के बाद यदि बीजेपी क्लियर सिग्नल नहीं देती है तो नीतीश कुमार निर्णय लेंगे कि एनडीए में रहना है या कोई और ऑप्शन तलाशना है। क्योंकि नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऑप्शन तलाशने की जरूरत नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जेडीयू वो पार्टी है जो सत्ता में रहते हुए ताकतवर रहती है, और जेडीयू ऐसी पार्टी यदि सत्ता से बहुत दिनों तक दूर रहेगी तो वो पार्टी, उस पार्टी में विघटन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सत्ता जाते ही पार्टी खत्म जी। और जल्द ही जेडीयू को निर्णय लेना होगा कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा जी। अच्छा ऋषि जी, अब आपने चर्चा छेड़ दी नीतीश कुमार की। हमारे कुछ मित्र हैं और पटना से भी मैंने चर्चा सुनी है, खैर हमारे कुछ मित्र तो ये कहते हैं कि बिहार में पत्रकारों का एक भूरा गैंग है। पत्रकारों का कोई गैंग नहीं होता है, पहली बात कि एक भूरा गैंग है। एक ट्वीट भी मैंने देखे हैं, किसान नेता है प्रबल प्रताप शाही, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि भूरा गैंग के पत्रकार नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। मैंने पूछा प्रबल जी से फोन करके कि ये भूरा गैंग क्या है, उन्होंने कहा कि भूरा गैंग मतलब भूमिहार राजपूत गैंग। अब सवाल ये है, मुझे खुद नहीं पता, उन्होंने कहा कि पटना के कुछ पत्रकारों के नाम लिए, दिल्ली के पत्रकारों के नाम लिए। गनीमत है कि मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे सरनेम से कोई मेरी जाति नहीं पकड़ सकता है कि मेरी जाति क्या है, और किसी की जाति किसी को जाननी भी नहीं चाहिए। ऋषि मिश्रा जी के सरनेम से भी कोई जाति नहीं पकड़ सकता है कि ऋषि जी भूरा गैंग से है या भूरा गैंग के बाहर से है। सही बात है भाई, किसी को किसी की जाति में होना भी नहीं चाहिए रुचि। लेकिन ये वाकई ये सोशल मीडिया में जो चला रहे हैं लोग, ये भूरा गैंग, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है आप बताइए। पत्रकार पत्रकार होता है, जो खबरें होती है वही सामने आता है, चाहे कोई भूरा गैंग हो या चूड़ा गैंग हो, और कोई ऐसा गैंग होता नहीं है। हाँ भाई, उसका सरनेम कुछ भी हो सकता है। अभिषेक जी, हमारे तमाम प्रोग्राम और वीडियो को आप देख सकते हैं, खासकर अभिषेक और ऋषि मिश्रा का। हमने नीतीश कुमार के कार्यप्रणाली का भी आलोचना किया है, नीतीश कुमार के अच्छे कार्यों को भी बताया है, अच्छे कार्यों का भी हमने प्रशंसा किया है। नीतीश कुमार, यदि व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार की बात करें तो उनपे कोई आरोप भ्रष्टाचार या इस प्रकार के अपने परिवार या अपने परिजनों को तरजीह देने का या भ्रष्टाचार के कोई ऐसे आरोप नहीं जैसे अन्य नेताओं पे हैं। बहुत से नेता हैं बिहार में या बिहार से बाहर जो अपने परिवार को अधिक तरजीह देते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पहले कभी कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ उनके पास संपत्तियों का एक अंबार सा लगा हुआ है। नीतीश कुमार इससे दूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार की एक नेगेटिव चीज भी नीतीश कुमार की ये है कि नीतीश कुमार के छत्र छाया में बहुत से ऐसे लोग धन कुबेर बन बैठे हैं जिनकी हैसियत पहले कुछ नहीं थी। ऐसे बहुत से ऐसे लोग विधानसभा और लोकसभा में सुशोभित हो रहे हैं जो कभी उनकी छवि बाहुबलियों की रही है। तो ये बात देखिए, तो ये कोई कहेगा कि नहीं कोई भूरा है कि सूरा है टूरा है,
तो पत्रकार वही पत्रकार होते हैं जो मतलब सच में कहे पत्रकार की ये दायित्व है कि जो आपको दिखता है, जो हकीकत है वही आप बयां कीजिए। ये नहीं कि किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में किसी के कहने पे कोई नैरेटिव बनाने का काम कोई करता है तो सही मायने में वो पत्रकार नहीं है। यदि कोई अधिकारी, जैसे मैं इन दिनों मैं एक दो जैसे जो अच्छे अधिकारी हैं उनका मैं नाम ले लेता हूँ। जैसे मुजफ्फरपुर में अभी जो एसएसपी हैं सुशील कुमार, अभी शराबबंदी को लेकर उन्होंने अभियान डीजीपी चला है, रखा बिहार है। के अच्छे आदमी हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में सुशील कुमार से अभी होली का समय है और होली में किस प्रकार से हुड़दंग क्या होता है आप जानते हैं। तो उन्होंने शराबबंदी को लेकर अभियान चला रखा है। तो अब वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो प्रशंसा करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को प्रोत्साहन आपको देना होगा। जैसे आपने कहा डीजीपी विनय कुमार को लेकर बहुत अच्छे अधिकारी हैं। एस सिद्धार्थ हैं। अब नीतीश कुमार के कैबिनेट में सुनील कुमार भी हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में ऐसे लोग भी हैं जिनकी छवि अच्छी नहीं है। और ऐसे लोग हैं, सुनील कुमार जैसे लोग भी हैं जो चुपचाप काम करने में विश्वास रखते हैं। कुछ प्रोपेगेंडा नहीं, कुछ हाय बाय ताय नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं है। तो पत्रकार को जो दिखे वही चीज आप बताइए, दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, पत्रकार को जो दिखे, आपने कहा तो पत्रकार को ये साफ दिख रहा है। अब हम चाहे जितनी भी बातें कर ले कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से खांटी ईमानदार नेता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनके विरोधी भी जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते तो हम कौन होते हैं लगाने वाले। और कुछ वाकई ऐसी बात है अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तो किसी ने नहीं लगाए। जब इस गठबंधन में होते हैं तो तब भी भ्रष्टाचार छोड़कर सारे आरोप लगाए जाते हैं नीतीश कुमार पर। उस गठबंधन में होते हैं तब भी भ्रष्टाचार छोड़कर सारे आरोप लगते हैं। लेकिन नीतीश कुमार में के शासन काल में प्रशासन का जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। मैं आपको बताऊं, एक घटना बता रहा हूं। यहां ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे आपको बता देता हूं। आम जनता 2-3 जगह के भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा 2-3 जगह के। पहला भ्रष्टाचार, देखिए बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा मंच कोई उद्योग तो है नहीं बड़ा, कोई बड़ा उद्योग या सर्विस सेक्टर तो है नहीं, कोई आईटी हब तो है नहीं। तो भ्रष्टाचार का एकमात्र माध्यम जो है वो सबसे बड़ा माध्यम वो हो गया है जमीन। सारे क्राइम की जड़ में जमीन है। सारे भ्रष्टाचार की जड़ में 90% की जड़ें जमीन से जाकर जुड़ जाती है। और आम आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है रजिस्ट्री ऑफिस यानी निबंधन कार्यालय के भ्रष्टाचार से, और उसके साथ साथ अंचलाधिकारी कार्यालय के भ्रष्टाचार से। निबंधन कार्यालय किसी की जमीन किसी को रजिस्ट्री कर देता है। और आपको जान के हैरत होगा, अगर नौकरी जाने का डर खत्म हो जाए तो ये लोग सरकारी जमीन और कैसरे हिंद की जमीन भी किसी को रजिस्ट्री कर देंगे। ऐसे रजिस्ट्रार सब है बिहार में। और मामला अगर खुलने पर उनका सिर्फ डिसमिसल ही होना है, सस्पेंशन नहीं, डिसमिसल ही होना है। और फिर दाखिल खारिज के नाम पर क्या होता है, पैसा लेके दाखिल खारिज, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कोर्ट कचहरी जाते रहिए। ये जो हर खेल विभाग चल में रहा है यही पूरे हाल है। बिहार में, हर विभाग में यही हाल है। जिला भू अर्जन हर विभाग में कार्यालय यही है, हाल। जिला भू अर्जन कार्यालय, अगर आपकी कोई जमीन जा रही है या किसी की जमीन कोई सड़क चौड़ी हो रही है या कुछ हो रहा है, कहीं जा रही है अगर कोई जमीन, वहां पर आप देखिए, वहां पर रेट फिक्स है। अच्छा 40 लाख मुआवजा हुआ, 1% हमारा हुआ, दे दीजिए। वहां डिपार्टमेंट में एक अलग खेल है कि 1 या 2% आप दीजिए, कहीं 1% कहीं 2%। वो एक अलग खेल चल रहा है। मतलब बिना चढ़ावा के आपका जायज काम भी नहीं हो सकता। एमएलए एमपी की कोई अधिकारी सुनता नहीं है। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सत्ताधारी दल के एमएलए एमपी की कोई अधिकारी नहीं सुनता है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दिलीप जायसवाल आज मंत्री नहीं है, जब वो मंत्री थे उन्होंने अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार पर जो बड़ी खबर की थी वो 4 कॉलम में फर्स्ट पेज पर छपी थी दैनिक भास्कर में, अगर आपको याद है। आप देखिए सवाल अभिषेक ये जी, है मुझे कि नीतीश कुमार खुद तो ठीक है, ये नीचे जो भ्रष्टाचार चल रहा है सबसे। अब आपको मैं बता दूं, जान के हैरत होगी, बहुतों के पास सरकारी जमीनें होती है वाजिब तरीके से। जैसे किसी के बाप दादा ने सरकारी जमीन क्या किया कि किसी से, सरकार से ही, जैसे आपसी बदलैन होता है, सरकार से बदलैन कर लिया ऑन पेपर, तो उसको मालिकाना हक नहीं मिला, उस पर उसको दखल कब्जा रखने का हक मिला।
यही होता है ना कि आप मालिक नहीं है, आप इस जमीन पर खुद काबिज रह सकते हैं, इसको सेल नहीं कर सकते। सेलिंग राइट आपके पास नहीं है, आपने उसके बदले में सरकार को अपनी जमीन दे रखी है जिस पर कि सरकार काम कर रही है। अब उस जमीन में भी ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि उस जमीन में भी नजर लगाए रहते हैं कि भाई इसको कैसे जो है, सरकारी है, राइट नहीं है, लेकिन इसको कैसे खिसकाया जाए। ये खेल बड़ा बिहार आप में जबरदस्त तरीके से होता है। और आप आपको देख बेटिया लीजिए राज ना। का मामला पता ही है, बेटिया राज का मामला सरकार ने घोषित कर दिया कि हाँ ये सरकार की संपत्ति है। अब उस पर कितने तो मोहल्ले बस गए हैं। सबसे पहले तो सर आप ये सरकार को और नीतीश कुमार को करना चाहिए कि सरकारी जमीन, कोई भी सरकारी जमीन, चाहे सरकार के अपने कब्जे में हो या ऑन पेपर वाजिब तरीके से बदलैन की यानी कि बदली की प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, उसकी सेलिंग किसी सूरत में नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार सब इतना बदमाश है, कई जगह खाता बदल के रजिस्ट्री करता है। तो खैर खाता बदल के रजिस्ट्री करता है तो रजिस्ट्री का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो भूया खाने वाला कागज है। और भ्रष्टाचार आप देखिए, शिक्षा विभाग में आप ही बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर में बीएड का कोर्स कहीं चल रहा था बिहार यूनिवर्सिटी में, और वो बीएड का कोर्स कैसे कराया जा रहा था? बीएड का नहीं, मैं कोर्स बताता डिस्टेंस हूँ। लर्निंग बीएड में, नहीं, डिस्टेंस लर्निंग, बीएड हाँ, नहीं, बीएड नहीं है, वो है एमफिल। एमफिल का एमफिल का जो कोर्स, सॉरी, कोर्स होता है, हाँ, एमफिल का जो कोर्स होता है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड में नहीं कराया जाता है। जी, बिहार विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षा माफिया हैं जो राजभवन से मिलकर हम्म, उन्होंने इस कोर्स को लाया। एक पैरेलल हम्म, यूनिवर्सिटी, एक तरह से पैरेलल यूनिवर्सिटी उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग के नाम पे खड़ा किया, और हम्म, डिस्टेंस लर्निंग मोड पे वो एमफिल एमफिल का कोर्स चलवाते हैं, तमाम ऐसे कोर्स चलवाते हैं। और जो बच्चा 2014 में इनरोल हुआ, उस हम्म, 2025 मार्च अब चल रहा है, अभी तक हम्म। बच्चे बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आप समझ जाइए अच्छा, कि एक साल के कोर्स कराने में बिहार विश्वविद्यालय को 10 साल से अधिक समय में लग जाता है। और तमाम नहीं नहीं, पदाधिकारियों को आप एक मिनट सुनिए ना, हाँ, तमाम पदाधिकारियों को या रजिस्ट्रार हो, वीसी हो, राजभवन, आप तमाम लोगों को आप इन्फॉर्म कीजिए। तो डाटा डाटा डायलॉग क्या होगा जानते हैं? संज्ञान में आते ही कार्रवाई होगा। मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच करवा रहा हूं, जांच करवाते हैं। ये डाटा डाटा डायलॉग मैं अभी नहीं, देख इसमें एक लेता चीज हूं, और जोड़ दिखवा दे लेता ऋषि हूं। जी, एक जानकारी मेरे संज्ञान में आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। और अभी मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जो सर्वे का काम शुरू कराया था, बिल्कुल सही शुरू कराया था। लोगों का कागज पत्र तो दुरुस्त हो ही जा रहा था, कम से कम कागज पत्र दुरुस्त हो जाते तो झगड़े कम हो जाते, इस बात को मैं मानता हूं। और ये तो ग्रामीण था, कायदे से तो शहरी सर्वे भी कराना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। गांव से ज्यादा तो शहरों में लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब मुझे किसी ने फोन किया, अब बताइए, किसी व्यक्ति ने, मैंने बताइए, लोग सीधे होते हैं और किस तरह से नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। सीधे लोगों का, शरीफ लोगों का नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी सुन रहे हो तो देखें, मुझे किसी ने फोन किया, बेचारे पीड़ित थे। उन्होंने बताया, अब जानते हैं कि पहले संयुक्त परिवार में बड़े भाई के नाम से जमीन खरीदी जाती थी। चलो भाई, हो गया, सबका हो गया। बड़ा भाई चुपके से क्या किया, 10-15 साल के बाद पत्नी के नाम गिफ्ट कर दिया उस प्रॉपर्टी को भाइयों को, ताकि उसमें हिस्सा न देना पड़े, भाइयों का हिस्सा ना बने। अब भाई सिंह के क्या पता है कि गिफ्ट कर चुका है, भाई सब तो भरोसे पे चलता था। अब भाइयों को भी 20 साल बाद पता चला कि अरे भाई, बड़े भाई के नाम से जमीन खरीदी गई थी, सब लोग, हम लोग साथ में थे, सब लोग की मर्जी से खरीदा गया था, और चुपके से पत्नी के नाम गिफ्ट कर दिया। अब पत्नी के नाम गिफ्ट कर दिया, वो अब जाकर के 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद लोगों को पता चल रहा है। तो सवाल ये कि सरकार को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जहां इस तरह का मामला है, भाई अगर कोई आदमी अपने पैसे से जमीन खरीदा तो पत्नी के नाम से खरीदता है ज्यादातर लोग, आप जानते हैं कि पत्नी के नाम से खरीदता है। आजकल बिहार में देखिए, सबसे ज्यादा जमीन महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होती है। आप कहीं जेल रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए, पुरुष से ज्यादा महिलाएं आधार कार्ड लेकर वहां मौजूद मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई महिला मैं सशक्तिकरण हो गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला मैं दिवस है। एक मैं मिनट मैं ऋषि जी, एक मिनट, बात मैं कंप्लीट एक होने दीजिए। एक मिनट ऋषि जी, ऐसा नहीं है कि कोई महिला सशक्तिकरण हो रहा है बिहार में। जो व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति खरीदता है, सभी जानते हैं कि वो घर में पत्नी के नाम से, महिला के नाम से खरीद लेता है ताकि दूसरा कोई उसमें हिस्सा ना मांगे, खासकर यदि बड़ा भाई है तो। लेकिन बहुत जगह साझी संपत्ति बड़े भाई के नाम खरीदी गई, पूरे बिहार में विवाद है इसको लेकर। और देखिए, कहीं कहीं चुपचाप पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिया है।
बख्शिशनामा गिफ्ट करके। सरकार को तो सबसे पहले उन तमाम बख्शिशनामों को रद्द करना चाहिए जो पुरुषों के नाम की संपत्ति महिलाओं के नाम बख्शिश की गई है, सबसे पहले रद्द करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में वो मामला आपने चलेगा 20 साल, कोर्ट में वो मामला चलेगा 20 साल, और सरकार चाहे तो उसको आप तुरंत कर सकती है। लेकिन देखिए बिहार में जो विवाद हो रहा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और भ्रष्टाचार में जमीन सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग देखते रह जाए ऊपर से कि नहीं भाई लोग तो तेजस्वी से बेहतर नीतीश को मान रहे हैं, ये हकीकत मैं है। आपको एग्जाम्पल लेकिन देता हूं। भ्रष्टाचार की सरकार लेकर डूब सकता है नीतीश कुमार की। मैं जी आपको मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मुजफ्फरपुर में, ऐसे तो बिहार में गैंगवार एक तरह से खत्म है, लेकिन मुजफ्फरपुर में जमीन को लेकर दो बड़े गैंगवार हुए। एक एक मेयर साहब समीर कुमार का आपको याद होगा हम्म किस प्रकार से इंतकाल हुआ। हम्म कुछ शब्द जो है यूट्यूब पे नहीं बोलना होता, इसलिए मैं नहीं हम्म बोल जी समझ लीजिए हम्म उनका किस प्रकार से ये हुआ। फिर हाँ आशुतोष शाही असामयिक का अंत हुआ। आशुतोष, हाँ आशुतोष शाही का किस प्रकार से उस जान चली गई घटना उनकी। को अंजाम दिया गया। तो हाँ, उस जान चली गई, उसमें भी वो मतलब जमीन से संबंधित मामला था। हम्म आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, एक थाना में पोस्टिंग होता है, एक मलाईदार थाना में पोस्टिंग के लिए चढ़ाना पड़ता है। एक मेडिकल हम्म कॉलेज के, एक अस्पताल के सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया चढ़ाना पड़ता है। एक सीईओ हम्म बनने के लिए, एक बीडीओ अच्छे अच्छे ब्लॉक में पोस्टिंग के लिए बीडीओ को पैसा देना पड़ता है। जब आप 10 लाख 5 लाख रुपया दे के आएंगे, तो जो व्यक्ति 10 लाख रुपया दे के पोस्टिंग लिया है, तो 10 का 50 लाख बनाएगा ना। आप 50 लाख बनाएगा तो जनता का ही शोषण करेगा ना। तो हम्म ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? आप किसी एक से एक बीओ को देख लीजिए। मैं छोटा सा शिक्षा विभाग में बताता हूँ। हम्म हालांकि सुनील कुमार बहुत ही एक्टिव मंत्री हैं, उनको जी किसी भी मामले में यदि कोई व्यक्ति उनके संज्ञान में लाता है तो निश्चित ही कार्रवाई होती है। लेकिन आप निचले स्तर पे देख लीजिए, बीओ क्या करता है? स्कूल में गया, सिर्फ वो ये देखता है प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट, तो बिल बन गया 2000 3000 का बिल बन गया। हम्म एक टीचर 2000 रुपया, एक टीचर पे एक कम से कम 1000 रुपया से कम नहीं लेते हैं। हम्म 10-20 स्कूल यदि एक दिन में देख लिए तो समझ जाइए 15-20 हजार का इंतजाम उनका एक दिन का हो गया। अब जी ये नहीं, पैसा ले लिए, बीओ साहब पैसा ले लिए। अब बीओ साहब नियम क्या होता है कि यदि आपने हाजिरी काटा तो स्पष्टीकरण लेंगे। वो हम्म स्पष्टीकरण डीओ को जाएगा, वो स्पष्टीकरण उच्च अधिकारियों को जाएगा, फिर वो हम्म स्पष्टीकरण महिला देगी, या जो शिक्षक देंगे। उस पे भी आपको विचार करना है कि आपको उनको हाजिरी बनाने की अनुमति देना या नहीं देना। तो ये हम्म बड़ा खेल है। हर विभाग में हम्म आप देख लीजिए, थाने से लेके स्वास्थ्य महकमा, शिक्षा विभाग चले जाइए। मैंने परसों ही बताया, मेरे गांव की एक महिला जो 50% सिर्फ जली हुई थी, एसकेएमसीएच लाया गया, 20 दिनों तक वो संघर्ष करती रही, अंत में 21वां दिन उनकी मौत हो गई। जो महिला मात्र हम्म 50% जली हुई थी। तो ऐसी जी स्थिति हर जगह है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, करीब 20-25 सालों से, 20-22 सालों से मुख्यमंत्री हैं। और यदि उनके छत्रछाया में इस प्रकार का भ्रष्टाचार का बड़ा महल बनता दिख रहा है, तो कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी उनकी ही है। ठीक है, जी आपकी ऋषि पर्सनल जी जो छवि है वो पाक साफ है, अच्छी ऋषि जी है। एक घटना और लेकिन बताता हूँ आपको। पूरा जो भ्रष्टाचार का जो एक सिस्टम बना हुआ है बिहार में, कि बिना 1 रुपया दिए कोई काम नहीं होता है, उस छवि और उस सिस्टम पर आपको प्रहार करने की जरूरत है। जी ऋषि जी हमारे एक मित्र हैं सुपौल जिले के बीरपुर के रहने वाले हैं, मिनीसोटा में रहते हैं अमेरिका में। तो वहां पर वो रहते हैं, वहां एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने बीरपुर में अपने ब्लॉक में एक 14-15 एकड़ का प्लॉट खरीदा, और उस प्लॉट को किसी ने मालाफाइड इंटेंशन से उसको मामला फंसा दिया, और जिसने फंसाया वो अपनी जमीन बेच चुका है और इनके हिस्से पर दावेदारी कर रहा है। सुपौल जिले का मामला है। मामला लोअर जुडिशियरी में सब जज के यहाँ कोर्ट में पेंडिंग है, लंबे समय से लंबा लंबा डेट डलवा देते हैं सब। अब कोई आदमी जो अमेरिका में रहता है, बताइए उस आदमी के साथ कि वो डेट पर आकर हाजिर हो, केस को इस ढंग से, मतलब न्यायपालिका को भी अरे इस तरह के मामलों में। अरे भाई साहब, आप कोर्ट सोचिए का कि आम चक्कर ना आदमी के। लगे। अब हाँ कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट के बारे में एक आदमी अपना पर्सनल अनुभव साझा कर रहा था कि कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, तो लोग ऐसे, वकील या तमाम ऐसे लगते हैं जैसे नोच रहा हो।
हर बात के लिए पैसा, हर बात के लिए पैसा, हर पैसा दे के भी आपको मतलब ये आपके साथ न्याय नहीं होगा, और डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। अब बताइए ये कौन सा सिस्टम है कि मेरे साथ अन्याय भी हुआ है और हमें ही साबित करना है कि हम गलत नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ हमें साबित करना है। बताइए। देखिए वो मामला तो है ही, लेकिन नीतीश को कोर्ट का मामला तो पटना हाई कोर्ट ही उसके मामले में निचली अदालतों को निर्देश दे सकता है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बिहार में प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसका सबसे बड़ा जड़ दो ही जगह है। रजिस्ट्री ऑफिस में किसी का जमीन कोई किसी के नाम रजिस्ट्री कर दे रहा है, जिसका उसमें हिस्सा हो या ना हो। किसी का उसके अलावा अंचल अधिकारियों का जो वो है दाखिल खारिज जहां से होता है वो जगह है, एक भ्रष्टाचार का अड्डा। तीसरा भ्रष्टाचार का अड्डा भू अर्जन कार्यालय है। मतलब जहां जमीन है वहां भ्रष्टाचार है। और आप जाकर के देखिए, आप देखिए ना, हर जिला मुख्यालय में अब आपको, हमारे यहाँ मोतिहारी में एसपी ने, जो अभी वहां के पुलिस कप्तान है, बड़े काबिल अधिकारी हैं, उन्होंने आते आते बड़ी अच्छी स्टडी की कि सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहे हैं जिले में, उस क्राइम के पीछे क्या है? जमीन विवाद। तो रजिस्ट्री ऑफिस में दलाल आसपास न मंडराएं, उस पर ठीक है, बहुत अच्छी पहल है उनकी। लेकिन सवाल यह है कि एसपी साहब तो काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा कि सबसे मैंने आपको बताया ना कि जो जमीन प्रतिबंधित सूची में है, कहाँ सुनते हैं? अरे ये एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, ये अधिकारी कहाँ सुनते हैं? कल भी मैंने आपसे एक खबर शेयर किया था कि मुजफ्फरपुर में एक चर्चित जगह है 0 माइल गोलंबर, जहां हाई मास्ट लाइट के लिए मैंने आपसे भी चर्चा किया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय सीएमओ में इस एप्लीकेशन डाला था, और मैंने डीएम से खुद, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी महोदय से खुद मैंने बात की थी, और सीएमओ ने उस लेटर को 4-5 बार संबंधित विभाग और डीएम को उन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ है। आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। आज तक कार्रवाई हुई क्या? मैंने अगस्त में भेजा, अगस्त 2024 में लेटर भेजा था, आज मार्च 2025 है, और समझ जाइए अधिकारी कितने मतलब ढीठ हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय उस लेटर को फॉरवर्ड किया हुआ संबंधित अधिकारियों को, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन में अधिकारी कितने कुंभकर्णी निंदा में हैं, जिनको जगाने की जरूरत, बेलगाम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन में कहीं ना कहीं, अब जैसे पहले हम देखते थे, आप देखिए ना, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी तो ब्रह्मा जी का अवतार है। फिटजी वाले मामले में देखिए डीके गोयल किस प्रकार से हजारों बच्चों के भविष्य जो है मोटे रकम लेके बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। 18% जो या 20% जो भी जीएसटी सरकार धनराशि अपने खाते में ले रही है, ये नहीं देख रही है कि डीके गोयल पैसा लेके हर 1-2 दिन के बाद नए सेंटर बंद कर रहे हैं। उस पर धर्मेंद्र प्रधान को या नरेंद्र मोदी सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पे, कि एक तरफ आप मोटे रकम फीस के नाम पे मोटे रकम ले रहे हैं और हर 2 दिन के बाद उस सेंटर को बंद कर दे रहे हैं। हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये फिटजी वाला मामला बड़ा मामला है अभिषेक जी। एक तरफ ब्रह्मा जी हैं हमारे कल्कि का अवतार प्रधानमंत्री, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी खुद ईमानदार है या ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंडर में छत्र छाया में क्या हो रहा है बिहार में, तो ये पब्लिक डोमेन में है, कहने की क्या जरूरत है, लोग देख रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, नीतीश कुमार नए नए मुख्यमंत्री थे, तो मुझे याद है मैंने खुद मोतिहारी में देखा था, नीतीश कुमार बिजली ऑफिस में आकर बैठ गए, जहां विवादों का रिड्रेसल होता है, निपटारा होता है कि किसी को ज्यादा बिल दे दिया और 1-2 लोगों को कह रहे हैं क्या, हाँ आपका अब हो गया ना, उनको किसी का 1 लाख 1.5 लाख बिल आ गया था, असली बिल उनका 12,000 था, अब खुश है ना? तो हाँ, तो औचक निरीक्षण पर नीतीश कुमार जिस जिले में जाते थे तो किसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाते थे। अब एक अजीबोगरीब स्थिति है, सब एकदम देख रहे हैं कि भाई जितना मर्जी इस दौर में इस निजाम में लूट सको तो लूट लो, वो स्थिति जो बिहार में बनी हुई है। कुछ अधिकारी है, मैंने बताया कि मोतिहारी के एसपी साहब जो है अभी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस सबको दलालों से दूर करने की दिशा में कदम उठाया है, लेकिन फिजिकली दूर हो जाते हैं ना, आजकल तो फोन का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, वो फिजिकली वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका काम कोई तो रुक नहीं रहा है, वो दलाली या 2 नंबरी का धंधा चल ही रहा है, तो ये सब काम चल रहा है। आप इसमें मेरा एनालिसिस सुनिए। छोटे अधिकारी
ही बंधे हुए हैं, वो पोस्टिंग बड़े बड़े मोटे रकम देके आते हैं। तो नीतीश कुमार को कार्रवाई आपको ऊपर से लेके नीचे तक करना होगा। कौन से बड़े अधिकारी हैं जो मोटे रकम लेके पोस्टिंग कर रहे हैं? एसएचओ से लेके तमाम विभागों में देख लीजिए, डीओ से लेके बीओ से लेके मेडिकल कॉलेज में सुप्रिंटेंडेंट प्रिंसिपल से लेके करोड़ों रुपया मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपया मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में आता है आम लोगों के सुख सुविधा के लिए। कैसे डकार लिया जाता है। आप एक काम कीजिए, बिहार में मेरे साथ चलिए, हम लोग दिल्ली से आते हैं, चलिए तमाम बड़े अस्पताल जिसपे आपको गर्व है कि ये बिहार का एसेट है, वहां का आईसीयू का व्यवस्था देख लीजिए, सीसीयू की व्यवस्था देख लीजिए। कई सीसीयू में कुत्ते अंदर बैठे होते हैं। अगल बगल प्राइवेट क्लिनिक बहुत खुल गए हैं सरकारी अस्पताल। जबकि मंगल पांडे जी जो है खुद अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं। सुनने में आया है 6:30 के पहले खा लेते हैं। हाँ, मतलब रात में खाते नहीं है, एक कप दूध पी कर आ जाते हैं। लेकिन दूसरे का स्वास्थ्य अच्छा हो, ये भी मंगल पांडे जी की दायित्व बनती है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार के आम आवाम का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, मंगल पांडे जी, ये आपकी जिम्मेवारी है। और नहीं आपको विश्वास हो तो मेरे साथ चलिए, एक अदना सा पत्रकार ऋषि मिश्रा के साथ चलिए, तमाम बड़े अस्पतालों पे जहां जिसको लेकर आपको गर्व है कि बिहार का बड़ा अस्पताल है, चलिए सीसीयू में क्या व्यवस्था है। पंखा तक नहीं है भाई, वहां एसी होनी चाहिए, वहां आप साफ सफाई होनी चाहिए, मास्क लगा के जाना है, आपको पैर में मास्क लगाना है, सर में लगाना है, वहां ना मास्क की व्यवस्था है। मैं तो एक बार गया था, मेरी भाभी वहां एडमिट थी, मैं बताता हूँ, सीसीयू में मैंने सुप्रिंटेंडेंट से कह के सीसीयू में व्यवस्था करवाया, और सीसीयू में मैं जब गया तो देखा कि वहां साला कुत्ता बैठा हुआ है। ये स्थिति है जी। ये पैसा कहाँ जा रहा है? सीसीयू की व्यवस्था के लिए जो सरकार पैसा आवंटित कर रही है, आईसीयू, सीसीयू, ये दवा, ये तमाम चीजें, ये पैसा किसके जेब में जा रहा है भाई? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पैसा तो ये किसकी जेब में जा समझने रहा की है? जरूरत है। ये चुनावी साल में इस भ्रष्टाचार का क्या लगता है? तेजस्वी यादव मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी पर ये फील गुड और इंडिया शाइनिंग हो जाएगा नीतीश कुमार की सरकार का? तेजस्वी यादव का अपने तमाम विधायकों का अपना कार्यकाल भी तो देखें। किस मुंह से नीतीश कुमार को घेरेंगे? किस मुंह से नीतीश कुमार को घेरेंगे तेजस्वी यादव? अपने माता पिता का कार्यकाल भी तो देखें, क्या क्या होता था उस जमाने में। अभी तो आप सवाल ये है, नहीं ऋषि जी, एक सवाल समझिए आप यहाँ, ठीक है, उनके कार्यकाल में क्या क्या होता था, तो उनके कार्यकाल में गलत होता था, तो इस वजह से नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी जो गलत हो रहा है, उस गलत पर चुप तो नहीं रहेगा कोई विपक्ष, चुप तो नहीं रहेगा। अरे तो आप बोलिए ना, कौन रोका है? नैरेटिव बनाइए ना। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार को लेकर कितने बार वो ऐसा औचक निरीक्षण किए हैं। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक दो बार पहुंच जाते थे, लेकिन आप एज ए प्रतिपक्ष नेता कौन से थाने और अस्पताल में गए हैं? तेजस्वी यादव से आप बात कर सकते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप छेड़ दिए तो सुन लीजिए। आप तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं फोन पे, आप संजय यादव से बात कर सकते हैं, संजय यादव से बात कर सकते हैं। तो फिर काय को नेता है आप? काय को नेता है आप? कह रहे हैं मैं जनता का नेता हूं। आसानी से, उन सबसे आसानी से तो बिहार में नीतीश कुमार से ही बात कर सकते हैं आप, ये बात तो है। इस मामले में मैं अमित शाह को धन्यवाद दूंगा। आप अमित शाह को मैसेज कीजिए, पर्सनल नंबर उनका जिन लोगों के पास है, आप मैसेज किए तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे आपके अमित शाह। इस मामले में अमित शाह बहुत ही वेल कम्युनिकेटेड है लोगों के साथ। जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजद में राजद में भी बहुत अच्छे नेता है, इजलाल मंसूरी है, आप फोन कीजिए, पार्टी के विधायक हैं, फोन कीजिए आप, सुधाकर सिंह तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। छोड़ दीजिए, सुधाकर सिंह है, मैसेज छोड़ दीजिए। और तेजस्वी यादव से लोगों का उम्मीद बहुत है, लेकिन आप ब्लॉकेज बना के रखिएगा, ब्रेकर बना के रखिएगा, संवाद जनता से कीजिए ना। कोई आम आवाम आपसे बात नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ठीक है, आप बड़े नेता हैं तो आप सप्ताह में 2-3 दिन निर्धारित कर लीजिए, इतने से इतने बजे हम जनता से मिलेंगे। और मिलते भी कैसे हैं आप थोड़ा मैं बता देता हूँ। रस्सी बंधा हुआ होता है, रस्सी के इस पार आम जनता, रस्सी के उस पार नेताजी। भाई कौन सा बंधन है भाई?
आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल ना, आप सही कहा। जनता भोली भाली जनता को कैसे बुरा बना जाता है। पटना गांधी मैदान में जब रैली होती है तो बड़ा सा पंडाल लम 12-20 फीट का, जनता वही थूक में बैठा हुआ होता है घास पे, जहाँ रजनीगंधा का थूक, तिरंगा का जी। घूट, क्या कौन सा गुटखा आता है हम्म बिहार में उसका थूक, पान का हम्म थूक, खैनी का थूक, हम्म हम हमारा कुत्तों का जो होता है वो क्या कहते हैं, वो डिस क्या होता है वो होता है सो, उस पर आम जनता जी। बैठी हुई है। और नेता बड़े बड़े एकदम ड्राइकिन का लेलिन का कुर्ता पहन के, हम्म पिछड़ों का नेता हूँ, गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों के लिए जान दे दिया, इधर 100 बीघा जमीन बना लिया पीछे। बिल्कुल बिल्कुल आता बिल्कुल है आप सही कह रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इधर 200 बीघा जमीन लिखा लिए, बन गया, बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, लंदन में भारत घर माता। है, पटना में घर है, दिल्ली में लुटियंस में घर है, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, उसमें नहीं, फ्लैट आजकल है। दुबई ज्यादा जा रहे हैं और लोग, आजकल सभी पार्टियों और के नेता दुबई बहुत जा रहे हैं। और घर आते ही, जनता के बीच आते ही, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे भाई, जी। जनता ने तुमको आशीर्वाद दिया है, हम्म फर्श से अर्श पे पहुंचाया है, जनता जनता के लिए सुख सुख दुख में आप भागीदारी बनिए। हम्म हम्म? बिल्कुल बिल्कुल आप आप सही जाइए कह ना, रहे हैं। कोई भी नेता को उठा के देख लीजिए, नेता बनने से पहले, मंत्री विधायक बनने से पहले जो संपत्ति था, और मंत्री बनने के बाद उसकी जो संपत्ति है, आप देख लीजिए, माइनस कीजिए, देखिए क्या आपको पता चल जाएगा भ्रष्टाचार कहाँ है। देखिए, चलिए आज के लिए इतना विधान ही। बिहार बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, विधान परिषद में भी 60-65 लोग हैं, कुल जमा 300 लोग हैं। इसमें मुश्किल से 1 दर्जन लोग मिलेंगे जिनकी संपत्ति आपको बढ़ी दिखी हुई नहीं दिखाई देगी राजनीति में आने के बाद। नहीं तो सब वो भी घटा हाँ। लेते हैं बेचारे कागज पे। सुन लीजिए, मेरी बात एक बात करता हूँ। और जी। जो नेता नहीं कमाता है, जो नेता ईमानदार है, हमारे हम्म मुजफ्फरपुर में एक नेता है अभी जिंदा है बेचारे, हरे राम सिंह, जिला पार्षद थे। हम्म हम्म तो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो जो दावेदार था वो मोटा रकम लेके उनके घर पे पहुंचे, मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी सोच का हूं, मैं इस सब में विश्वास नहीं करता हूं, यदि मेरा मन करेगा तो मैं आपको वोट कर दूंगा। तो बेटा उनके परिवारजन जो थे, बेटा पुतौह सब आके जी। उनको डांटा कि आप तो जिंदगी भर बर्बाद कर दी, हम लोगों का पैसा आ रहा था वो भी वापस कर दी। तो ऐसे नेता को लोग पागल कहता है, जो पैसा नहीं कमाता, कहता उसके उनके परिवार के लोग कहते हैं कि ये बर्बाद कर दिए राजनीति में आके। तो जी। ऐसे नेता को तो परिवार वाले भी नहीं होते हैं जो ईमानदार होते हैं। बाबा नागार्जुन अच्छा, जो एक है, छोटा सा आज जवाब दे दीजिए आप। आज मैं एक 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 बार से खत्म करता हूँ। एक कवि हम्म जी जो है अभी उदयपुर की जोधपुर में बेटी की शादी की है, और हाँ। वो उनसे 50 गुना 100 गुना बड़ा कवि थे बाबा नागार्जुन। बेचारे बाबा जी। नागार्जुन ने बिना एक अरे एक वो दवा के कवि बिना नहीं मर गए। है, जिनके यहाँ हम्म? शादी हुई है वो कवि नहीं है। आप जो देख रहे हो कवि नहीं है, वो हास्य कलाकार कह सकते हैं। कवि कहकर कवियों का अपमान न करें। उनकी अब कविता देखिए जो है, हम्म। उनकी कविता, मुझे तो नहीं लगता कि वो कवि है। आपको लगता है कि अगर आपको लगता हो कि वो कवि है तो अलग बात है। हम लोग बिहार से अब हैं, बाबा नागा यहाँ कवि का मतलब होता है रामधारी सिंह दिनकर। बिहार में हम लोग जानते हैं साहित्य में कवि और साहित्यकार का मतलब क्या होता है। हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं, कवि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम लेते हैं, दिनकर का नाम लेते हैं, बच्चन का नाम लेते हैं, महादेवी वर्मा का नाम लेते हैं, जयशंकर प्रसाद का नाम लेते हैं। किसका नाम आप कविता के तौर पर, अरे कवि के तौर पर? बाबा नागार्जुन इतने हम्म ईमानदार और इतने बड़े, मतलब ये थे कि जब मतलब एक मंच पे इंदिरा गांधी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब मंच पे चलिए, कविता पाठ करनी है, तो बोले कि मैं कविता पाठ करूंगा और जाते ही नेहरू का आलोचना करूंगा, तुमको ये अच्छा लगेगा? तो बोला नहीं नहीं चलिए। तो इतने बड़े कवि थे, समझ जाइए, जो हम्म प्रधानमंत्री जहां बैठे हैं और वो बाबा नागार्जुन ने उनके आलोचना में कविता पाठ कर दिया। हम्म उन्होंने, नेहरू जी ने ईडी सीबीआई इनके टैक्स नहीं भेजा था बाबा नागार्जुन के घर पे कि देखो भाई कितना पैसा कमाया है। खैर, चलिए जो भी हो, चलिए, जो चल ओवर रहा है। ओवर टाइम हो रहा जी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, अब बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा तेजस्वी यादव कितना ऊपर लेकर जा पाते हैं, ये देखा जाना होगा। लेकिन इस बात से अब कम से कम बिहार में काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार ईमानदार है तो बिहार की जनता, भ्रष्टाचार जो प्रशासन में फैला हुआ है
उस भ्रष्टाचार को पचा जाएगी। ये इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक जनता ने मन महसूस कर भ्रष्टाचार को पचाया है, लेकिन 2020 के बाद ये देखने को साफ मिल रहा है कि सुरसा की तरह भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और हम सब ने देखा है ऋषि जी, जब पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी कि ज्वाइंट फैमिली की जमीन की रजिस्ट्री बिना बंटवारे के नहीं होगी, 4 महीने तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा लगा कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के स्वर्ण काल आ गया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटाया, उसके बाद से फिर बिहार में क्राइम का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। आप देख लीजिए, 4 महीने तक ऑटोमेटिकली कम लग रहा था, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में भी आपका दस्तावेजी जमीन है या बंटवारा करा के आए हैं तो जाइए कीजिए। बिना बंटवारा के कौन आदमी जमीन बेचने जाता है? या तो साझी से सब लोग जाते हैं बेचने, या फिर कौन आदमी जाता है बिना बंटवारे के बेचने? बिना बंटवारे के बेचने जाने वालों में 100 में 99 लोग वैसे होते हैं जिनमें बेईमानी होती है। पत्नी के नाम पर जमीन गिफ्ट करने वाला और बिना बंटवारे के जमीन बेचने वाला, 100 में 99 आदमी बेईमानी से और बदनीयती से होता है। और क्राइम का जन्म, अपराध का जन्म बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में वहीं से होता है। ये सत्य है, और इस सत्य को नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदार छवि के साए में दबाकर कम से कम इस चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मुकाबला नजदीकी बनेगा, और ये नजदीकी मुकाबला आगे कहां तक जाएगा, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। ऋषि जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।